हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 का फाइनल पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा संविधान सभा का विकास। ठीक है, जो क्या कह रहा है, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। ठीक है, अभी ये पैराग्राफ कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। देखो, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। जब 3 जून 1947 को कैबिनेट मिशन आता है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ कैबिनेट मिशन आता है। जो कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, 3 जून 1947, ठीक है ना। और सॉरी, कैबिनेट में माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। इसे 3 जून 1947 की योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या होता है, भारत का विभाजन हो जाता है 2 भागों में, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, अब जो संविधान सभा में जो पहले सदस्य थे जो पाकिस्तान से चुनकर आए थे, अब उनकी जो संख्या थी वो अब घटकर 299 रह जाती है। भारतीय संविधान सभा में कितनी सदस्यों की संख्या रह जाती है, 299। ठीक है, और इनमें से भी 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य ही उपस्थित होते हैं संविधान सभा में, और यही अंतिम रूप से पारित संविधान पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। अब जो ये 284 सदस्य जो संविधान सभा में उपस्थित थे, इनमें से अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य थे, 28 सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखना, एक नंबर क्वेश्चन में ये आ सकता है। फिर कह रहा है संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था, कांग्रेस का वर्चस्व था। ठीक है, और कह रहा है उसे 82 सीटें प्राप्त थी। उसे का मतलब किसे, कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त थी, 82 सीटें प्राप्त थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे संविधान सभा के स्वरूप में जो आपकी किताब में बहुत काफ़ी विस्तार से दिया गया है, मैं इसको यहाँ पे आपको शॉर्ट करके बता दिया कि संविधान सभा का स्वरूप क्या है। आप अगर बुक को नहीं पढ़ते हो, मेरे नोट्स को पढ़ लेते हो तो ये भी इनफ है, बहुत है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है संविधान सभा के कामकाज की शैली। ठीक है ना भाई, संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या थी, ये किस तरह से कामकाज करते थे। ठीक है ना, यानी कामकाज की शैली, भारतीय संविधान सभा की कामकाज की शैली क्या हो, मतलब यहाँ पे ये जानने की कोशिश की जाएगी भारतीय संविधान सभा की कामकाज की शैली कैसी थी, क्या क्या मतभेद आ रहे थे। भाई सबसे पहला तो ये मतभेद आ रहा था, मतलब ये परेशानी हो रही थी कि भारतीय शासन प्रणाली जो है वो कैसी हो, केंद्रीकृत हो या विकेंद्रीकृत हो, कैसी होनी चाहिए, इसको तय करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, इसको तय करने में दिक्कतें आ रही थी। न्यायपालिका की क्या शक्ति होनी चाहिए, इसको तय करने में दिक्कतें आ रही थी। और क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, इसको तय करने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो देखो अब मैं इनको आपको विस्तार से बताता हूँ, जो आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ मैं आपको कि आज वर्तमान में इन सभी ये सभी प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। तो आज वर्तमान में जो भारत है, ये किस शासन प्रणाली के तहत संचालित हो रहा है, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के तहत। ठीक है, और राज्यों के बीच जो संबंध है, कैसे संबंध है, संघात्मक संबंध है। ठीक है, संघात्मक संबंध का आपको मतलब अभी आगे जो एक टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, बंटवारा ही क्या कहलाता है, संघात्मक संबंध कहलाता है। तो राज्यों के बीच कैसे संबंध है, वर्तमान में संघात्मक संबंध है। तो न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, भाई न्यायपालिका की जो शक्ति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए वो। और जो संपत्ति का अधिकार है, देखो जब हमारे संविधान बने थे, संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 7 न होकर 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि उन 6 मौलिक अधिकार हैं
जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब ये कि अगर मान लो आपकी संपत्ति को कोई कब्जा कर लेता है तो आप वहाँ पे अपना अधिकार स्थापित नहीं करेंगे, आप उसको कानून के माध्यम से अपनी संपत्ति पर अपना हक बताएंगे कि देखो ये मेरी संपत्ति है, ठीक है ना। आपको संपत्ति को कब्जा कर लेता है तो क्या करते हैं, केस करते हैं, ठीक है, कोर्ट जाते हैं, ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है, कह रहा है संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है। भैया कौन सा, अभी आगे देखते हैं। एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के क्या है, पारित हो गया है संविधान में। संविधान का सिर्फ एक ही प्रावधान ऐसा है जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया है। कौन सा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान क्या है भाई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रावधान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रावधान का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना शिक्षा के आधार पर, ना आय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी लोग एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट डाल सकेंगे, है ना। जब आप वोट डालने जाते हो तो सभी धर्मों के लोग लाइन में लगे होते हैं, सभी जातियों के लोग होते हैं, अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो वो भी होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो वो भी लाइन में होते हैं। देखो यहाँ पे वही लिखा है, यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान है जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हुआ है। इसका अर्थ क्या है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी मतलब शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, कोई भी लिंग का हो, मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या ट्रांसजेंडर हो, उसकी कोई भी आय हो, ठीक है। तो इस आधार पर उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। वो अगर निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है, भारत में क्या 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति क्या डाल सकता है, वोट डाल सकता है। तो एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद उसे वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है ना। तो यही एकमात्र ऐसा प्रावधान है जो क्या करता है, मतलब बिना किसी वाद विवाद के पारित हुआ है संसद में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है यह है कार्यविधि का टॉपिक, ठीक है। कार्यविधि का मतलब क्या है, हम आगे देखते हैं। तो क्या रहा है, विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। कितनी मुख्य कमेटियां थी, 8 मुख्य कमेटियां थी। और इन मुख्य कमेटियों का आमतौर पर जो अध्यक्षता करते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। तो ये जो 4 व्यक्ति थे आमतौर पर इन 8 मुख्य कमेटियों की क्या करते थे, अध्यक्षता करते थे, यानी अध्यक्ष होते थे। इन्हीं के निगरानी में जो संविधान सभा का कार्य था वो संपूर्ण होता था, संपन्न होता था। अब जो अंबेडकर थे वो कांग्रेस के कड़े आलोचक थे, कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। भाई क्यों, क्योंकि जहां अंबेडकर जी अनुसूचित जातियों का समर्थन करते हैं वहीं गांधी जी अनुसूचित जातियां हैं उनको समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष प्रावधान होना चाहिए, पर ये ऐसा गांधी जी इसके समर्थन में नहीं होते हैं। तो जहां अंबेडकर जी इसको समर्थन दे रहे हैं और गांधी जी इनको समर्थन नहीं कर रहे हैं तो कड़े आलोचक थे। और पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, ठीक है। अब कह रहा है आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों या किसी भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। देखो क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फैसले लिए जाएंगे, जो प्रावधान हमारे बनेंगे संविधान सभा में, जो भी प्रावधानों का निर्माण होगा, ठीक है, जो भी प्रावधान का निर्माण होगा उस पर आम राय ली जाएगी लोगों की, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को या विशेष धर्म जाति, किसी भी विशेष धर्म जाति या वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त। मालूम मैंने ऐसा कानून का निर्माण हो गया संविधान सभा में ऐसे कानून का निर्माण हो गया, जैसे उससे लग रहा है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं और मध्य वर्ग के लोग हैं उनको तो फायदा हो रहा है, पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा है और इससे वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, उनसे उनकी जीविका पर और जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है।
तो ये कहा गया है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी प्रावधान बनेंगे, वो आम राय से बनेंगे, किसी खास हित को किसी खास वर्ग के हित को ध्यान में रख के वो कानून का प्रावधान का निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना, ये हित वर्ड को यहाँ पे सही कर लेना, ये हित लिखा हुआ है। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे, इसको पेन ले लेता हूँ। ये क्या कह रहा है, हित है। ठीक है, हाइलाइटर ले लेते हैं, आ जाओ हाइलाइटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखो अब क्या कह रहा है अगले स्लाइड में, कि यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब अगले स्लाइड में कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। भाई राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। किसमें मिलता है? उद्देश्य प्रस्ताव। देखो उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अभी जब आप अपनी बुक ओपन करते होंगे एनसीईआरटी की, किसी न किसी बुक में होता है, फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे लिखा रहता है, एक दो पेज छोड़ने के बाद उद्देशिका जो लिखा रहता है, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रनात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, कुछ ऐसे शुरुआत होती है लाइन की। ठीक है ना। तो यही क्या है? उद्देशिका है, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू रिपोर्ट के नाम से पारित हुई, और पारित होने के बाद इसका जो इस प्रस्ताव का जो नाम है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ठीक है ना। अब कह रहा है इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है उनमें किन किन बातों को लिखा गया, किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है, जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से ली है। समानता का भाव हमने विरासत में लिया है, स्वतंत्रता का भाव हमने विरासत में लिया है, लोकतंत्र का भाव हमने विरासत में लिया है, संप्रभुता का भाव हमने विरासत में लिया है, सार्वजनीन का भाव हमने विरासत में लिया है। ठीक है ना। और इन्हीं सारे आधारों पर क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को ये पूरा करेगी। ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से हमने क्या क्या लिया? समानता, स्वतंत्र, लोकतंत्र, संप्रभुता, सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को हमने संस्थागत स्वरूप दिया है। अब हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, और इसी के साथ ही हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 क्या होगा, फिनिश होगा। ठीक है ना। संस्थागत व्यवस्थाएं। संस्थागत व्यवस्थाएं देखो क्या कह रहा है, संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार किया। हमने पीछे पढ़ा था ना संतुलन, व्यवस्थाओं में समान संतुलन, तो ये वही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है। तो अब कह रहा है कि संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, को स्वीकार किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन स्थापित करता है, और दूसरी ओर क्या करता है, केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करता है। भाई देखो, संसदीय शासन व्यवस्था के आधार पर विधायक और कार्यपालिका के बीच संतुलन स्थापित करना है, और संघात्मक व्यवस्था का जो अर्थ है वो है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करना है। मैंने कहा था ना आपको संघात्मक का मतलब आगे पता चलेगा क्या है। तो संघात्मक का मतलब यही कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है। और जो भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली ही है। ठीक है ना। संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर भारत का क्या होता है, संचालन होता है। अब कह रहा है उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया है। ठीक है। अभी उन्होंने मतलब
जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने जो विभिन्न प्रावधान है विभिन्न देशों के संविधान से लिया है। जैसे मान लो आप कह सकते हो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली ली है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। तो ऐसे और भी हमारे जो मतलब विभिन्न देशों से जो भी हमने अधिकार लिए हैं, जो भी हमने संविधान में चीज़ों को रखी हैं, वो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से तैयार करवाऊंगा, ठीक है ना। उसकी यहाँ पे इमेज नहीं है। आप जब बुक देखोगे जहाँ पे आपका पहला चैप्टर समाप्त हो रहा है, वहाँ पर आपको बताया गया कि भारतीय संविधान में किन किन देशों के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ग्रहण किया है, ठीक है। अब देखो अगला बिंदु क्या कह रहा है, ये भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। यानी हम में ऐसा नहीं था भैया हम तो अपना संविधान बनाएंगे बिना किसी के संविधान को देखे हुए, एकदम पूरी दुनिया से अलग, ऐसा नहीं हमने किया है। हमें जो जिसके संविधान में अच्छा लगा हमने उसको लिया है और उसको हमने अपने हिसाब से भारतीय संविधान में क्या किया है, स्थापित किया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो हमने वहाँ से संसदीय शासन प्रणाली ली है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन की जैसी ही संसदीय शासन प्रणाली नहीं ली है, हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 क्लास 11 का यहाँ पे समाप्त होता है। और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को किसी भी टॉपिक से संबंधित टेलीग्राम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं जब बहुत से लोगों के मेरे पास डाउट आ जाएंगे तो एक दिन मैं डाउट क्लियरिंग सेशन रखूँगा। इसमें सभी लोगों के डाउट में क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए स्टूडेंट आए होंगे वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका जो भी सोशल मीडिया चैनल होगा, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हर जगह मेरे चैनल को क्या करें, शेयर करें, ठीक है। और थैंक यू। किसी पर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप प्राप्त कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे कोई भी डाउट हो पूछिए, आपकी पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू।